हेलो एवरीवन, मैं संजय कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं टेड ज्ञान के यूट्यूब चैनल पर। पिछले कुछ वीडियोस में हमने पेडागोजी की कुछ जानकारी प्राप्त किए थे, जैसे हम लोगों ने फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और उससे संबंधित कई सारे सवाल भी थे जो हम लोगों ने चेक किया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने मैथड्स एंड अप्रोचेस की क्लासेस दी थी, उससे भी संबंधित कुछ सवालों को हम लोगों ने देखा था। आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं जो कि है डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल्स, स्पेशली लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग से संबंधित कई सारे सवाल पीछे पूछे गए हम लोग सीटेट के एग्ज़ाम में। तो आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग उसके थ्योरीज की बात करेंगे और फिर उससे संबंधित जितने भी सवाल आज तक सीटेट में पूछे गए हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पहले इस वीडियोज़ में हम लोग सबसे पहले लिसनिंग और स्पीकिंग की जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो आज बिना समय व्यर्थ किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का जो चैप्टर है डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नेचुरल सीरीज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, नेचुरल सीरीज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग उसे क्या माना जाता है, LSRW। ये नेचुरल सीरीज है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। आप खास करके सीटेट के लास्ट ईयर का एग्ज़ाम देखें तो उसमें भी ये सवाल पूछा था कि लैंग्वेज स्किल्स की जो पहले स्किल्स होती है वो कौन सी होती है। यूपी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, यूपी टेट में, कि जो नेचुरल सीरीज़ ऑफ लैंग्वेज लर्निंग है उसकी आखिरी स्किल्स क्या होती है। तो इसके ज़रिए आप काम आसान हो जाता है। आपको याद रखना होता है LSRW। L से बन रहा है लिसनिंग, S से बन रहा है स्पीकिंग, R से बन रहा है रीडिंग और W से बन रहा है राइटिंग। तो सीरीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है, LSRW। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, हमने इसकी क्लासिफिकेशन की है, एक दो तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। अभी स्लाइड पे देख लीजिए, एक आगे की स्लाइड में देखेंगे। ये जो नेचुरल सीरीज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग है इसको दो भागों में बांटा गया है। उसको नाम क्या दिया गया, एक भाग का नाम दिया गया प्रोडक्टिव स्किल और दूसरे का नाम दिया गया है रिसेप्टिव स्किल्स। प्रोडक्टिव स्किल्स को ही हम लोग एक्टिव स्किल्स कहते हैं और रिसेप्टिव स्किल्स को ही हम लोग पैसिव स्किल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब प्रोडक्टिव स्किल में किस किस को रखा गया है, स्पीकिंग को रखा गया है और राइटिंग को रखा गया है। और रिसेप्टिव में किसको रखा गया है, लिसनिंग को रखा गया है और रीडिंग को रखा गया है। देखिए, समझना होगा कि प्रोडक्टिव स्किल का मतलब क्या है। प्रोडक्टिव का मतलब होता है जहां पर हम किसी लैंग्वेज को प्रोड्यूस करते हैं, दर्शाते हैं। तो लैंग्वेज को दर्शाने के हमारे पास दो ही तरीके हैं, या तो हम उसे बोलकर दर्शा सकते हैं या तो हम उसे लिख कर दर्शा सकते हैं। रही बात कि लैंग्वेज की जो इंफॉर्मेशन है वो हम कैसे रिसीव कर सकते हैं, कैसे ग्रहण कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारे पास दो ही तरीके होते हैं। या तो हम किसी का इंफॉर्मेशन को सुनते हैं तो जानकारी प्राप्त होती है, या तो इंफॉर्मेशन को हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं तो हम तक जानकारी पहुंचती है। इसलिए इसको रिसेप्टिव, इनके जरिए हम लैंग्वेज को रिसीव करते हैं और इनके जरिए हम लैंग्वेज को डिलीवर करते हैं। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है, दोनों की जरूरतें पड़ती है एक दूसरे के लिए। याद रखेंगे, प्रोडक्टिव स्किल को ही हम लोग एक्टिव स्किल्स कहते हैं और रिसेप्टिव स्किल्स को हम लोग पैसिव स्किल्स के नाम से जानते हैं। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि प्रोडक्टिव स्किल्स में कौन कौन से स्किल्स होते हैं, रिसेप्टिव स्किल्स में कौन कौन से स्किल्स होते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। एक और क्लासिफिकेशन किया गया है लैंग्वेज को, वो दिया गया है ऑरल ओरल, जिसको कि हम लोग प्रॉपर स्किल्स भी कह सकते हैं। जो ऑरल होता है वो आपका सुनने से संबंधित है, ओरल जो है वो बोलने से संबंधित है। उसमें कौन कौन आते हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग। इसको हम लोग ऑरल ओरल स्किल भी कह सकते हैं और प्रॉपर स्किल्स भी कह सकते हैं। और दूसरे भाग में जो बांटा गया ग्राफिक मोटर या तो कैजुअल स्किल्स कहा जाता है, जिसमें कौन कौन से आते हैं, रीडिंग और राइटिंग। ये नेचुरल तरीके, जैसे हम लोग LSRW करते हैं वैसा ही एकदम साफ साफ LSRW है। लिसनिंग और स्पीकिंग को क्या कहा जाता है, आपका ऑरल ओरल, या फिर हम उसको प्रॉपर स्किल्स भी कह सकते हैं। और दूसरा है आपका ग्राफिक मोटर स्किल्स या तो कैजुअल स्किल्स, जिसमें रीडिंग और राइटिंग आता है। आप देखते रहें, आगे चलते हैं हम लोग। अब हमारा स्टार्ट होता है जो आज की पहली क्लास होगी, वो तो इंट्रोडक्शन ऑफ डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल्स था। आज की जो क्लास है वो है लिसनिंग को लेकर के है। लिसनिंग स्किल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, उसके छोटी छोटी बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है
कि इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग लिसनिंग। जब हम किसी को लिसनिंग की टीचिंग करवा रहे होते हैं, उसकी सुनने की क्षमता को इंक्रीज कर रहे होते हैं, करवा रहे होते हैं, तो हमें क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है इन चीज़ों के ऊपर, कितनी ज़रूरत होती है कि हम लिसनिंग के दौरान काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखें। किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, देखिए। पहली बात तो परसेप्शन, मतलब इंफॉर्मेशन से है, ज्ञान से संबंधित है, यानी लिसनिंग फॉर परसेप्शन, यानी यदि हम सुनेंगे ही नहीं तो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचेंगी ही नहीं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिसनिंग बेहतर होना। दूसरा है लिसनिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन, समझ के लिए बहुत ज़रूरी है, समझने के लिए। और लिसनिंग फॉर इमेजिनेशन, तीन चीज़ों के लिए खासा याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंस है। एक तो है परसेप्शन का सीधा ताल्लुकात ज्ञान से है, और दूसरा है कॉम्प्रीहेंशन जिसका ताल्लुकात समझ से है, अंडरस्टैंड करने की बात हो रही है। और तीसरा है आपका इमेजिनेशन, सुनने के बाद, समझने के बाद जब हम कल्पना करते हैं, बिना सुने बिना समझे हम कल्पना नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंस है, ये बातें याद रखेंगे, तीन बातों का, परसेप्शन, कॉम्प्रीहेंशन और इमेजिनेशन, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। काइंड्स ऑफ लिसनिंग मटेरियल, कुछ मटेरियल होते हैं जिनके ज़रिए हम लिसनिंग को इम्प्रूव करवाते हैं, और उन मटेरियल्स के कुछ नाम पेडागोजी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। उन नामों को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पेपर में हमें वही सिचुएशंस देते हैं कि आप बताइए इनके ज़रिए यदि बच्चों की लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करवाया जा रहा है तो वो कौन सा मटेरियल है। तो आप यहाँ से देखेंगे हमने इनको तीन भागों में बांटा है। फिलहाल अभी आप पहला देखेंगे, पहला का नाम है ऑथेंटिक लिसनिंग मटेरियल। अब ये ऑथेंटिक लिसनिंग मटेरियल क्या होता है, ज़रा आप इसको गौर से देखिए। लिखा हुआ है कि ऑथेंटिक लिसनिंग मटेरियल कंसिस्ट ऑफ स्पीच रिकॉर्डेड इन रियल लाइफ सिचुएशन, यानी रियल लाइफ सिचुएशंस के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं, पहले से ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिकॉर्ड हो जाता है वो। लिखा फिर से देखते हैं, ऑथेंटिक लिसनिंग मटेरियल कंसिस्ट ऑफ स्पीच रिकॉर्डेड इन रियल लाइफ सिचुएशन, रियल लाइफ से ताल्लुकात होता है। द लैंग्वेज दैट स्टूडेंट्स हियर एंड इज नॉट आर्टिफिशियल, जहां पर स्टूडेंट जो है जो लैंग्वेज सुन रहा होता है, वो द लैंग्वेज दैट स्टूडेंट्स हियर जो सुनता है इज नॉट आर्टिफिशियल, वो किसी तरह का बनावटी नहीं रहता है, वो रियल सिचुएशंस के बारे में ही बताया जा रहा होता है वहां। खास करके देखिए हमने एग्जाम्पल्स को यहां पेश किया है। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑथेंटिक मटीरियल्स आर, कौन कौन से हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ अनाउंसमेंट्स, यदि कोई रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट्स होने वाली है, घोषणा होने वाली है, खास करके कहां कहां पर, रेलवे स्टेशंस पे, बस स्टॉप पे, एयरपोर्ट्स पे, स्पोर्ट्स कमेंट्री, रेडियो प्रोग्राम्स वगैरह वगैरह। इन चीज़ों को यदि हम सुन रहे हैं, कहीं पर बस स्टेशन पे बैठे हुए हैं, रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए हैं, एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं, रेडियो प्रोग्राम्स की कमेंट्री चल रही, तो इन सभी को हम लोग ऑथेंटिक मटीरियल, यदि इन चीज़ों को हम सुन रहे हैं तो ये सारे के सारे ऑथेंटिक मटीरियल में काउंट किए जाएंगे। याद रखना होगा आपको इन चीज़ों को। हम आगे चलते हैं। दूसरा जो नाम देते हैं हम लोग, उसका नाम देते हैं रिकॉर्डेड मटीरियल। एक तो हो गया ऑथेंटिक लिसनिंग मटीरियल, ये आपका है रिकॉर्डेड लिसनिंग मटीरियल। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि रिकॉर्डेड मटीरियल आर स्पेशली स्क्रिप्टेड फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स, यानी ये खास करके स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। आप बहुत पहले सीटेट में एक सवाल पूछा गया था कि बच्चों की जो लिसनिंग स्किल्स है या फिर प्रोनाउंसिएशन की स्किल को कैसे बेहतर करवाने के लिए सबसे इनिशियल में क्या करते हैं हम लोग, तो हम लोग हमेशा रिकॉर्डेड मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखेंगे, ये भी पॉइंट बन जाता है। अगला, रिकॉर्डेड टेप्स आर अवेलेबल विच हैव द फॉलोइंग एडवांटेज। हमारे पास ऑलरेडी कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करके होते हैं, टेप्स में होते हैं, और उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं आप देखिए अगले पॉइंट्स में लिख दिया गया है। द लर्नर्स आर एक्सपोज टू अ वैरायटी ऑफ वॉइसेस एंड वाइड रेंज ऑफ अकाउंट्स, यानी द लर्नर्स आर एक्सपोज टू अ वेरियस वैरायटी ऑफ वॉइसेस, तरह तरह के वॉइसेस, तरह तरह के स्टोरीज, तरह तरह के डायलॉग्स, तरह तरह के कन्वर्सेशंस को वहां पर रिकॉर्ड कर दिया जाता है। एक वैरायटी ऑफ वॉइसेस, तरह तरह की भाषाएं और तरह तरह के अकाउंट्स, टॉपिक्स उसमें डिस्कस किए हुए रहते हैं, ऑलरेडी आपको सिर्फ सुनना होता है। क्यों ऐसा? और दूसरा पॉइंट क्या है? द टीचर ऑफ द स्टूडेंट कैन स्टॉप, माफिया, द टीचर और द स्टूडेंट्स कैन स्टॉप
वो जब मर्जी चाहे उसे स्टॉप कर सकता है, रिपीट कर सकता है, रिप्ले कर सकता है द टेप्स एज ऑफन एज दे लाइक। जैसे जब चाहें वो इसको रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, रिप्ले कर सकते हैं। तो रिकॉर्डेड मटेरियल ही बिगिनिंग में इस्तेमाल किया जाता है ना, हम ऑथेंटिक लिसनिंग मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम जब बच्चों के लिसनिंग स्किल्स को इनिशिएट कर रहे होते हैं, स्टार्ट करने की भी बात आती हो, तो सबसे पहले हम लोग रिकॉर्डेड लिसनिंग मटेरियल का ही प्रयोग करेंगे। और कारण क्या है इसके बेनिफिट्स? इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू द लर्नर्स टू प्रैक्टिस एंड डेवलप लिसनिंग स्किल्स ऑन देयर ओन। अब मतलब वो उनकी, ये आपको एक मौका देता है कि आप अपनी लिसनिंग स्किल्स को और बेहतर करें। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है आप उसे बार बार सुन सकते हैं, आप उसके प्रोनाउंसिएशन स्किल को बार बार चेक कर सकते हैं, आप उसके स्पीड को चेक कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बेनिफिट हो जाता है रिकॉर्डेड लिसनिंग मटेरियल में मनचाहा। आगे लिखा हुआ है कि रिकॉर्डेड मटेरियल गिव्स इंटेंसिव ओरल प्रैक्टिस टू दी लर्नर। ये बहुत ही इंटेंसिव, माफ कीजिएगा, ये इंटेंसिव है, एक इंटेंसिव प्रैक्टिस को प्रोड्यूस करता है, बहुत ही ज़रूरी, और ये आपके लिसनिंग स्किल को बहुत ही बेहतर बनाता है। तो आप छोटे से फॉर्मेट में ये समझिए कि रिकॉर्डेड मटेरियल जो वो होते हैं जो सिर्फ पढ़ाने के पर्पस से ही डिज़ाइन किया जाता है। और जब कभी भी हम लिसनिंग को इनिशिएट कर रहे होते हैं या फिर बच्चों के प्रोनाउंसिएशन स्किल को बेहतर करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले रिकॉर्डेड मटेरियल का ही प्रयोग करना चाहिए। ये सवाल बन सकता है आपका, ठीक है ना। आगे चलते हैं। और तीसरा क्या होता है? लाइव लिसनिंग मटेरियल। एक तो हो गया ऑथेंटिक लिसनिंग मटेरियल जो अनाउंसमेंट से संबंधित है, दूसरा हो गया आपका रिकॉर्डेड लिसनिंग मटेरियल जो कि आपके रिकॉर्डेड टेप्स से संबंधित है, जिसको हम अपनी मर्जी के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं, रोक सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट होता है वो मटेरियल। और अभी जो है वो है लाइव लिसनिंग मटेरियल। लाइव में लिसनिंग मटेरियल में क्या होता है? द टीचर रीडिंग अ पैराग्राफ और स्टोरी। जब टीचर जो है कोई पैराग्राफ को पढ़ रहा होता है या किसी स्टोरी को पढ़ रहा होता है, या रिसाइटिंग अ पोएम, पोएम को वो बुलवा रहा होता है, बच्चों से रिसाइट करवा रहा होता है बार बार, इज द लाइव लिसनिंग मटेरियल। वही है आपका लाइव लिसनिंग मटेरियल। जब टीचर क्लासरूम में आपको पढ़ा रहे हैं, पोएम पढ़ा रहे हैं, पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं, स्टोरी पढ़ा रहे हैं, पोएम को बार बार रिसाइट करवा रहे हैं, आपसे बार बार बुलवा रहे हैं, दोहरा रहे हैं, तो वही है आपका लाइव लिसनिंग मटेरियल। द टीचर हैज़ टू गिव मॉडल रीडिंग विद एप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पर टीचर क्या होता है, बच्चों को गिव मॉडल रीडिंग देते हैं। वो मॉडल यानी करके दिखाते हैं। वो पोएम यदि पढ़ रहे होते हैं तो पोएम पढ़ के दिखाता है यहाँ पर टीचर, जिससे क्या होता है, एप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन की वृद्धि होती है। ऑब्वियसली यदि टीचर क्लास में किसी चीज़ को मॉडल रीडिंग करके दे रहा है तो उसमें वो प्रॉपर स्ट्रेस करके दिखाएगा, प्रॉपर इंटोनेशन का प्रयोग करेगा, प्रॉपर पॉज का प्रयोग करेगा। तो ये सब लाइव लिसनिंग मटेरियल होते हैं। तो एक छोटी सी भाषा में आप समझ जाइए कि ऑथेंटिक लिसनिंग मटेरियल तो जो अनाउंसमेंट से संबंधित होता है वो ज़रूरी नहीं है बच्चों के लिए, ज़रूरी है दूसरा नंबर रिकॉर्डेड लिसनिंग मटेरियल जो शुरुआती अवस्था में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और उसके बाद होना चाहिए लाइव लिसनिंग मटेरियल जिसमें टीचर क्लासरूम के अंतर्गत जब वो मॉडल रीडिंग करके दे रहा है और बच्चों से रीडिंग करवा रहा है तो वो है आपका लाइव लिसनिंग मटेरियल, ठीक है ना। याद रखेंगे सिचुएशंस देगा आपको, आप सिचुएशन के हिसाब से आपसे पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार का मटेरियल इस्तेमाल किया गया। आगे चलते हैं। टेक्निक्स ऑफ टीचिंग लिसनिंग। क्या क्या टेक्निक्स आप अपना सकते हैं जब आप बच्चे को लिसनिंग इंप्रूव करवा रहे हैं? क्या क्या तरीके अपना इस्तेमाल सकते हैं? कह रहा है कि पहला कह रहा है पार्टिसिपेटिंग इन अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में आप इनको इंडल्ज कर सकते हैं, आप उनको भागीदारी करवा सकते हैं, पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। ये आपका एक नया टेक्निक है, आप कर सकते हैं। प्रोवाइड सच अपॉर्चुनिटीज वेयर दे कैन एंगेज देमसेल्व्स इफेक्टिवली। कुछ ऐसे टेक्निक्स आपको प्रयोग करने होंगे, कुछ ऐसे स्ट्रेटजी क्लासरूम के अंतर्गत इस्तेमाल करना होगा जिसमें बच्चा अपने आप को बहुत ज़्यादा इंगेज रखे और मीनिंगफुल टास्क को पूरा करके दे, समझ गए ना। वही होता है वाइल लिसनिंग।
और क्या है, लिसनिंग टू द लेक्चर और टॉक, कोई लेक्चर आप सुनवा सकते हैं, कोई टॉक किसी से बातचीत सुनवा सकते हैं, ये भी टेक्निक है। वॉचिंग अ फिल्म, प्ले एंड ड्रामा, ये सब आप फिल्म दिखा सकते हैं, प्ले सुनवा सकते हैं, ड्रामा सुनवा सकते हैं। मेक देम अटेंटिव लिसनर, और कोशिश किया जाए कि वो एक फोकस्ड लिसनर बने, कोई कैजुअल लिसनर ना बने, वो फोकस्ड लिसनर बने, यानी उन्हें बहुत ध्यान से सुनना हो, केयरफुली सुनने के लायक बनाना होगा आपको। और क्या है, बीइंग इंटरव्यूड, आप उनसे इंटरव्यू ले सकते हैं। इंटरव्यू का मतलब आप कह सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरह आप एक दूसरे से बात करवा सकते हैं आप। और टेक्निक क्या है, नॉलेज ऑफ फोनेटिक्स, आप उनको फोनेटिक्स की जानकारी दिलवा सकते हैं। फोनेटिक्स का मतलब होता है द नॉलेज अबाउट वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स की बात करते हैं, जहाँ पर वो फोनेटिक्स होता है। और क्या है टेक्निक, प्रोवाइड डिक्टेशन क्लासेस फॉर डेवलपिंग लिसनिंग स्किल्स, डिक्टेशन क्लासेस जरूर दीजिएगा। डिक्टेशन जिसको हम बोल करें, इससे कई बार सवाल पूछेंगे। डिक्टेशन एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, एक होता है डिक्टेशन। डिक्टेशन में क्या होता है कि हम ओरल बोलते हैं, बच्चा सुनता है जिससे उसकी लिसनिंग स्किल बढ़ती है, और दूसरा है कि उसकी स्पीड भी बढ़ती है, उसकी सुनने की क्षमता तेज़ हो जाती है, उसकी प्रोनाउंसिएशन स्किल अच्छी हो जाती है, बशर्ते कि जो इंसान डिक्टेट कर रहा उसकी खुद की प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो, ठीक है ना। इसीलिए डिक्टेशन से लिसनिंग में क्या फ़ायदा है कि उसकी लिसनिंग बड़ी बेहतर हो जाती है, और स्पीकिंग में क्या फ़ायदा है कि उसकी प्रोनाउंसिएशन। तो याद रखेंगे डिक्टेशन से दो फायदे होते हैं, एक तो लिसनिंग इंप्रूव हो जाती है, अटेंटिव लिसनर बन जाते हैं वो, और दूसरा है उनकी प्रोनाउंसिएशन शैली बढ़ जाती है। डिक्टेशन की ये दो फायदे होते हैं, तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल ये टेक्निक से आप कर सकते हैं। आगे आते हैं काइंड्स ऑफ लिसनिंग एक्टिविटी। आप कोई लिसनिंग की एक्टिविटीज़ होती है, किस किस तरह के एक्टिविटीज़ हैं हम देखते हैं। पहला टाइप्स है, आप कह सकते हैं काइंड्स ऑफ लिसनिंग एक्टिविटी। तो पहला नाम दिया गया है एक्सटेंसिव लिसनिंग। गौर से देखिएगा, हमेशा ही सवाल आए हुए हैं, कई बार आप देख सकते हैं एक्सटेंसिव इंटेंसिव, एक्सटेंसिव इंटेंसिव। तो याद रखेंगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, एक्सटेंसिव लिसनिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी बड़े चीज़ को बहुत लंबे समय तक किसी को सुन रहे होते हैं, लंबे पार्ट का लार्ज अमाउंट ऑफ लिसनिंग मटेरियल हमारे पास होता है, और वहाँ सिर्फ हमारा काम होता है सिर्फ सुनना, तो वो कार्य है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब बहुत बड़ा करके, और वहीं पर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, छोटा करके केयरफुली तरीके से सुनने की प्रक्रिया। और बाकी मैं देखिए पॉइंट्स में क्लियर कराता हूँ, इसके पॉइंट्स में क्या क्या है। पॉइंट्स में कह रहा है द लर्नर लिसन्स टू अ स्टोरी, रेडियो प्रोग्राम एंड इंटरेस्टिंग एनेक्डोट। यहाँ पर सुनने वाला चीज़ क्या है, स्टोरी हो सकता है, कोई स्टोरी है, बच्चा स्टोरी सुन रहा है तो वो एक्सटेंसिव लिसनिंग में आएगा। रेडियो प्रोग्राम है तो वो एक्सटेंसिव में आएगा। और कोई भी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट, इंटरेस्टिंग एनेक्डोट का इंटरेस्टिंग, जो रोज़ाना हमारे जीवन में कार्यक्रम चल रहा होता है, जो हमारा डेली रूटीन में हम लोग कुछ बहुत सारे दोस्तों से बात करते हैं, मम्मी पापा से बात करते हैं, कस्टमर से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो लिसनिंग होती है उसी को हम लोग कहते हैं डे टू डे लाइफ में होने वाली गतिविधियों को हम लोग एनेक्डोट कहते हैं। तो ये सब जो सुन रहे हैं वो सब क्या है, एक लार्ज व्यू है, इसीलिए वो एक्सटेंसिव कहलाता है। और यहाँ अगला पॉइंट में क्या, इट इज़ मेंट फॉर प्लेजर, ये सिर्फ प्लेजर के लिए सुना जाता है, बस सुखद के लिए सुना जाता है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। अब जाहिर सी बात है, यदि आप कोई फिल्म देख रहे हैं तो देखने के साथ साथ आप सुन भी रहे हैं, तो 3 घंटे की यदि पिक्चर आप देख रहे हैं तो वो आपका एक एक्सटेंसिव लिसनिंग है, क्योंकि वो मटेरियल बहुत बड़ा है उसका, आप उसकी इंटेंसिव लिसनिंग नहीं करेंगे, पर्पसफुल नहीं होता है ये। अगला है इट मे बी लेंदी, ये थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, जैसा कि हमने फिल्म की बात करी, स्टोरी की बात करी, तो ये क्या है, एक बड़ा सा मटेरियल हो जाता है। अगला है पॉइंट, इट मे टेक प्लेस इनसाइड और आउटसाइड स्कूल, ये स्कूल के अंदर भी हो सकता है, ये स्कूल के बाहर भी हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट में आते हैं, लिखा हुआ है द लर्नर इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एनी रिटन टास्क आफ्टर एक्सटेंसिव लिसनिंग, यानी मैंने बताया था अभी कि एक्सटेंसिव लिसनिंग का जो मटेरियल होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, इसलिए हमें कोई टास्क पूरा नहीं करना होता, जस्ट आपको सुनना होता है। तो बस ये याद रखना है कि एक्सटेंसिव लिसनिंग जो होती है वो पूरी तरह से पर्पसफुल नहीं होता है, आपको किसी प्रकार का कोई टास्क नहीं पूरा करना है,
वहीं पर यदि किसी चीज को सुनने के बाद हमें कोई टास्क पूरा करना होता है, कोई पर्पस होता है उसके पीछे, तो वही एक्सटेंसिव चेंज होकर के इंटेंसिव लिसनिंग में प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्लासरूम के अंतर्गत जब आपका रोल नंबर अनाउंस हो रहा होता है, तो जब तक आपका नंबर नहीं आता, आपका नाम नहीं आता है, तब तक आपकी जो लिसनिंग होती है वो इंटेंसिव होती है, गहन होती है, क्योंकि आप जो सुन रहे हैं वो पर्पसफुल है। यू आर वेटिंग फॉर योर नेम, आप अपने नाम का इंतजार करते हैं। वंस योर नेम इज अनाउंस्ड, जब आपका एक बार नाम बोल दिया जाता है, जब आप प्रेजेंट सर या एस सर बोल के बैठ जाते हैं, तो देखिए उसके बाद फिर आपको लिसनिंग की कोई खासा ज़रूरत नहीं है, वही फिर अपने आप वो इंटेंसिव चेंज होकर के एक्सटेंसिव में तब्दील हो जाता है। यानी कानों तक आवाज़ दस्तक तो दे रही है, लेकिन हम उसे बहुत ज़्यादा केयरफुली सुन नहीं रहे होते। अभी हम देख लेंगे, आगे देखेंगे हम। इंटेंसिव लिसनिंग में देखिए क्या लिखा हुआ है, द लर्नर लिसन्स वेरी केयरफुली। यहाँ पर जो लर्नर है वो बहुत ही ध्यान से, गहन से उसको सुन रहा होता है। पहला पॉइंट है ये। द लिसनिंग मटीरियल इज शॉर्ट, लेकिन इसकी लिसनिंग मटीरियल शॉर्ट होनी चाहिए। अब आप बड़े से लार्ज व्यू को आप कहेंगे सुनने के लिए और बच्चों से कहें कि वो इंटेंसिव लिसनिंग करे, तो मुनासिब नहीं है। यदि आपको बच्चों की इंटेंसिव लिसनिंग करवानी है, उसे इंप्रूव करवानी है, तो मटीरियल जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ताकि वो एक्यूरेट तरीके से सब कुछ याद रख सके। एट द एंड ऑफ एक्टिविटी लिसनर इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द टास्क। जैसा कि पीछे एक्सटेंसिव में आपने क्या देखा कि लिसनिंग के बाद किसी भी प्रकार के टास्क को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर आपको इस तरह की लिसनिंग करने के बाद अपने एक टास्क को पूरा करना होता है। जैसा कि एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल व्हाइल लिसनिंग टू द डायरेक्शन। जब भी आप किसी के डायरेक्शन की बात कर रहे होते, दिशा के बारे में आपने किसी से एड्रेस पूछा हो, तो लिसनर लिसन्स विद फुल कॉन्सेंट्रेशन, वो उसे फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनता है और उस टास्क को पूरा करता है। सपोज आप किसी का एड्रेस पूछ रहे हैं, तो उस एड्रेस में यदि किसी ने कहा कि आगे जाकर के राइट लीजिए, लेफ्ट लीजिए और एक पर्टिकुलर मंदिर के पीछे चले जाइए, तो आप क्या करते हैं, उस टास्क को पूरा जरूर करते हैं और जरूर गौर से सुन रहे होते हैं। समझे ना। यदि आप किसी से किसी प्रकार की कोई रेसिपी पूछ रहे होते हैं कि बताइए कोई खाना कैसे बनाना है, वो आपको रेसिपी जब बता रहे होते हैं, आप पॉइंट भी कर रहे होते हैं, तो वो सब कौन सा लिसनिंग हो रही है, वो सब एक लिसनिंग हो रही है, होती है इंटेंसिव, क्योंकि आप वहाँ पर पर्पसफुली उसको नोट डाउन भी कर रहे हैं, तो सब इंटेंसिव लिसनिंग का हिस्सा हो जाता है। अगला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, द लिसनिंग टास्क में कंप्राइज ऑफ फिलिंग इन डायग्राम्स, ग्रिड्स, मैप्स एंड टेबल्स। इन सभी चीज़ों की आप लिसनिंग यदि करेंगे, यदि आप किसी डायग्राम को फिलअप कर रहे हैं, ग्रिड्स को कर रहे हैं, मैप्स पूरा कर रहे हैं, टेबल्स को पूरा कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो लिसनिंग होनी चाहिए वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस के लिए की जा रही है। तो जब हम स्पेसिफिक लिसनिंग कर रहे होते हैं, किसी खास चीज़ के लिए कोई इंस्ट्रक्शन को पूरा कर रहे हैं, वो सब एक प्रकार से इंटेंसिव लिसनिंग है। और जो एक्सटेंसिव लिसनिंग होती है वो एक प्रकार से जनरल लिसनिंग होती है, उसमें आप बस सुन रहे होते हैं। तो याद रखेंगे, बच्चों की जो आपको इम्प्रूव कराना है वो आपका है इंटेंसिव लिसनिंग को इम्प्रूव कराइए। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, इंटरेक्ट होगा यानी सुनेगा, फिर वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा। कभी कभी फिर इसको इंटरेक्टिव लिसनिंग भी आप कह सकते हैं। कि इंटरेक्टिव लिसनिंग का क्या मतलब होता है। इंटरेक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है जब बालक या कोई भी आपको बहुत गौर से सुनता है, लिसन्स वेरी केयरफुली एंड रेस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली, वो आपको रेस्पॉन्ड भी एप्रोप्रिएट तरीके से कर रहा होता है, तो वो कहलाता है आपका इंटेंसिव लिसनिंग। ठीक है ना। ये हो गया एक्सटेंसिव और इंटेंसिव की कहानी। और भी एक लिसनिंग है, देखिए वो है आपका क्रिटिकल लिसनिंग। क्या कह रहा है कि इट हेल्प्स अ लिसनर टू जज अ मैसेज एंड इंस्टिंक्ट हिम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट। यानी कोई भी लिसनिंग आप कर रहे हैं, लिसनिंग करने के बाद यदि आप उसमें रीजंस निकाल रहे हैं, उसमें जजमेंट पेश कर रहे हैं, उसके फैक्ट्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसको फिर आप स्वीकार करते हैं या तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये आपकी एक प्रकार से क्रिटिकल लिसनिंग होती है, जहां पर आप अपने जजमेंट को शो करते हैं। देखिए,
एक्सटेंसिव में क्या हुआ, हम मटेरियल है, हमें कोई टास्क पूरा नहीं करना है। इंटेंसिव में क्या है, हमें सुन रहे हैं, टास्क को पूरा कर रहे हैं, लेकिन हम जज नहीं कर रहे हैं। ये जज नहीं कर रहे हैं कि सामने वाले ने क्या बोला है, क्या सही है क्या गलत है, बस आपने उसे स्वीकार कर लिया, समझ गए ना। लेकिन क्रिटिकल लिसनिंग ऐसा नहीं है। क्रिटिकल लिसनिंग में लिसनिंग एक प्रकार से जजमेंटल लिसनिंग हो जाती है। जो भी लिसनर से कहा जा रहा होता है वो उस पर निर्भर करता है कि उसे वो रिजेक्ट करता है या फिर वो एक्सेप्ट करता है। वो रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने के लिए अपना जजमेंट, अपना रीजनिंग पेश करेगा, तो वही होता है आपका क्रिटिकल लिसनिंग, समझ गए ना। अब आगे आते हैं हम लोग। अब ये बहुत खास करके ध्यान देखना हो कि लेवल ऑफ लिसनिंग, ये लेवल ऑफ लिसनिंग 3 होते हैं। एक होता है इंटरनल लिसनिंग लेवल 1, दूसरा होता है फोकस लिसनिंग लेवल 2 और ग्लोबल लिसनिंग लेवल 3। ये लेवल होते हैं। इससे संबंधित अभी तो फिलहाल क्वेश्चंस नहीं आए, ग्लोबल के ऊपर आ चुका है। इंटरनल लिसनिंग लेवल 1 क्या होता है, जब खुद से के द्वारा कही गई बात को सुनना। जब आप किसी चीज़ का डिसीजन ले रहे होते हैं और अपने आप में मंथन कर रहे होते हैं, तो आप अपनी ही सुनते हैं, यानी अपने आप को सुनने का जो लेवल है वो होता है इंटरनल लिसनिंग लेवल। जैसे कोई चित्र को देखते हैं, चित्र को देखने के बाद आपके दिमाग में तरह तरह की इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस होते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन आपके जो हो रही है वो एक प्रकार से लिसनिंग स्किल का हिस्सा है। और वो लिसनिंग कौन सी है, इंटरनल लिसनिंग है। वो खुद को खुद की बात सुनानी, ये है इंटरनल लिसनिंग। दूसरा है फोकस लिसनिंग। फोकस लिसनिंग का मतलब आप बेहतर जानते हैं, किसी को बहुत गहन से सुनना, किसी के द्वारा कही गई बात को ध्यानपूर्वक सुनना, ये आपका लेवल होता है। और तीसरा जो है वो है ग्लोबल लिसनिंग। ग्लोबल लिसनिंग का मतलब क्या होता है, लिसनिंग बाय द सराउंडिंग्स, लिसनिंग बाय द जेस्चर, लिसनिंग बाय द इमोशंस। जेस्चर, पोस्चर्स, सराउंडिंग्स, इन्वायरमेंट, इन सब चीज़ों को समझने की जब क्षमता लिसनिंग में हो जाती है तो वो ग्लोबल लिसनिंग हो जाती है। जब कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा होता है तो उसके इमोशंस को भी समझना, इन्वायरमेंट को समझना, किसी के हाव भाव को समझना, बिना बोले समझना, तो सब क्या है, एक प्रकार से ग्लोबल लिसनिंग में काउंट होता है, ठीक है ना। तो ये खुद से खुद की लिसनिंग होती है, ये किसी और की सिर्फ जुबान को सुनना होता है, और ये जुबान के साथ साथ उसके इमोशंस, जेस्चर्स, सराउंडिंग्स, इन सभी चीज़ों को समझना और सुनना होता है। तो वो लिसनिंग लेवल जो है वो 3 है, जिसको हम लोग ग्लोबल लिसनिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। आगे आते हैं हम लोग सब स्किल्स ऑफ लिसनिंग। क्या क्या है सब स्किल्स ऑफ लिसनिंग, किसके लिए लिसनिंग, जस्ट के लिए, यानी आप सार के लिए सुनना है, आपको याद रखेंगे। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए सुनना होगा, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए हमें इंटेंसिव लिसनिंग करनी होगी। और लिसनिंग इन डिटेल, जब आपको डिटेल में सुनना होगा, आपको इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने के लिए। जब शुरू में ही आपने पढ़ा था कि इंपॉर्टेंस क्या होता है भाई, एक तो परसेप्शन होता है, एक कॉम्प्रीहेंशन होता है और एक इमेजिनेशन होता है। तो यहाँ से इन चीज़ों को याद रखेंगे, वो डिटेल बन जाता है। तो ये जो कहानी है वो सिर्फ लिसनिंग लेवल की है। आपको लिसनिंग में ये याद रखना है कि एक्सटेंसिव लिसनिंग क्या है, इंटेंसिव लिसनिंग क्या है, क्रिटिकल लिसनिंग क्या है। आपको लेवल याद रखना चाहिए कि इंटरनल लिसनिंग लेवल 1 क्या है, फोकस लिसनिंग लेवल 2 क्या है, ग्लोबल लिसनिंग लेवल 3 क्या है। इनके बारे में आपको याद रखना चाहिए। चलिए, अब हम लिसनिंग को ख़त्म कर दिए, अब आगे आते हैं हम लोग स्पीकिंग की ओर चलते हैं, कि स्पीकिंग स्किल्स की ओर चलते हैं। जैसे पहला है एम ऑफ टीचिंग स्पीकिंग। जब हम टीचिंग बच्चों को बोलना सिखा रहे होते हैं, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या उसके गोल हैं, क्या क्या उसके एम्स है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ क्लू देना चाहता हूँ। क्लू ये है कि जब कभी भी आप देखेंगे सीटेट में स्पीकिंग स्किल्स के संदर्भ में सवाल पूछा गया है, तो वो किस प्रकार का सवाल है। वो हमेशा यही सवाल पूछते हैं कि बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, बच्चों के प्रोनाउंसिएशन स्किल को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, एक स्टूडेंट यदि दूसरे स्टेट में जाता है, अलग इन्वायरमेंट में जाता है, तो स्पीकिंग में उसकी क्या कठिनाइयाँ होंगी, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए टीचर को क्या करना होगा। लगभग जवाब यहीं पर घूमते रहते हैं, ध्यान रखिएगा।
तो आपका ध्यान, पहला पॉइंट है कि क्या ध्यान रखना है आपको कि जब एम क्या है ना, टू मेक देम कॉन्फिडेंट। सबसे पहली बात तो ये होना चाहिए कि बच्चा को आपको कॉन्फिडेंट करना होगा उसको। अब ऐसा नहीं कि कोई स्टूडेंट है जो बहुत शर्म महसूस हो रहा है, वो डीमोटिवेटेड स्टूडेंट है, तो आप शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? क्या आप उसे सभी स्टूडेंट्स के सामने डांटेंगे तो वो उसका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। दूसरा है, क्या आप उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे? नहीं, आप उसको साइड में टिप्स देंगे तभी वो कॉन्फिडेंट बनेगा। तो उनके कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर ध्यान रखना है आपको, और वो आपको इंडिविजुअली भी करना पड़ सकता है। दूसरा एम क्या है? कल्टीवेशन ऑफ ऑडिएबल एंड इंटेलिजिबल प्रोनाउंसिएशन। बहुत बढ़िया चीज़ है, सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है इसके ऊपर कि जो स्पीकिंग होनी चाहिए, उसकी जो ध्वनि होनी चाहिए, वो सबसे पहले क्या होनी चाहिए? ऑडिएबल होनी चाहिए। ऑडिएबल का मतलब कानों तक तो पहुंचे, इतनी तो कम से कम स्पीच की स्पीड होनी चाहिए कि वो कानों तक दस्तक दे सके। तो ऑडिएबल आवाज की उत्पन्न रचना करना और इंटेलिजिबल प्रोनाउंसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी स्टूडेंट्स का प्रोनाउंसिएशन कैसा होना चाहिए। क्या पूरी तरह से अमेरिकन, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन? नहीं, किसी भी स्टूडेंट्स का प्रोनाउंसिएशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजिबल होना चाहिए, यानी समझने योग्य होना चाहिए। समझ गए ना? ऐसा नहीं है कि आप किसी स्टूडेंट्स को बोलें कि आप अमेरिकन एक्सेंट में बोलें, आप वहाँ की भाषा बोलें। नहीं, एक न्यू नेचुरल प्रोनाउंसिएशन का प्रयोग जो इंटेलिजिबल टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, मतलब लोगों के समझ में आना चाहिए। यदि समझ जा रहे हैं इसका मतलब ठीक है, तो इनका ध्यान रखना है। ये इंटेलिजिबल प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, ठीक है ना? प्रोडक्शन ऑफ करेक्ट साउंड, स्ट्रेस, फ्लुएंसी, रिदम, इंटोनेशन एंड पॉज। जब भी स्पीकिंग आप कर रहे होते तो इन सभी की ज़रूरत होती है, यानी उसमें एक प्रॉपर साउंड, ध्वनि भी प्रॉपर होनी चाहिए, स्ट्रेस कहाँ पे आपको दबाव देना है, फ्लुएंसी कितनी होनी चाहिए, रफ्तार, रिदम कितनी होनी चाहिए। उसके बाद आपका इंटोनेशन का मतलब क्या होता है? स्वरों के उतार चढ़ाव को हम लोग इंटोनेशन कहते हैं, और कहाँ पे आपको पॉज करना है। तो ये सब एक ज़रूरी है। कहने का मतलब है कि जब आप स्पीकिंग को सिखा रहे होते हैं तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू टीच ओनली ग्रामर, ट्रांसलेशन। इन सब से ज़्यादा ज़रूरी जो है इनिशियल वे में इन चीज़ों की ज़रूरत है। बच्चा पहले साउंड ध्यान में रखे, स्ट्रेस का ध्यान रखे, फ्लुएंसी का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखे, इंटोनेशन का, पॉज। कम से कम इनिशियल स्टेज में तो इनके बारे में ही बात करना चाहिए और इन्हीं के बारे में इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए जब आप बच्चे को स्पीकिंग इंप्रूव करवा रहे हैं तब। अगला पॉइंट में कल्टीवेशन ऑफ हैबिट ऑफ लॉन्ग सेंटेंसेस आफ्टर अर्ली एज। शुरुआती स्तर के बाद कोशिश होनी चाहिए कि बच्चों से एक लॉन्ग सेंटेंसेस बुलवाया जाए। लॉन्ग सेंटेंसेस बुलवाने से बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि उसमें हम सही स्ट्रेस, फ्लुएंसी और रिदम का रचना देख सकते हैं, प्रॉपर इंटोनेशन देख सकते हैं। यदि हम 3-4 शब्दों से बने हुए सेंटेंस को ही छोटे बालकों को सिखा रहे हैं तो हम प्रॉपर इंटोनेशन की पहचान नहीं कर पाएंगे और नहीं सिखा पाएंगे। इसीलिए याद रखेंगे अर्ली स्टेज के बाद आपको कोशिश करनी चाहिए लॉन्ग सेंटेंसेस के ऊपर काम करवाना है। अगला पॉइंट है स्टार्ट स्पीकिंग विद ग्रीटिंग्स एंड कॉलिक्वल। ये कॉलिक्वल है, कॉलिक्वल लैंग्वेज। कोशिश करनी चाहिए कि बोलचाल की भाषा, ग्रीटिंग्स, अभिनंदन सूचक शब्दों से ही हम शुरुआत करें बच्चों की स्पीकिंग, जैसे हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कांग्रेचुलेशन, बाय बाय, गुड नाइट। ये सब क्या है? बोलचाल की भाषा है। इसीलिए हम लोग कॉलिक्वल लैंग्वेज से शुरुआत करते हैं, जो कि अपने आप में कंप्लीटली क्या होते हैं? इनफॉर्मल होते हैं। इनफॉर्मल लैंग्वेज से ही हम लोगों को शुरुआत करना। जरा गौर से सुनिएगा। अगला है कल्टीवेशन ऑफ गुड स्पीच मैनर, जेस्चर एंड पोस्चर। इसका सीधा तात्पर्य क्या है? गुड स्पीच मैनर का मतलब क्या है? जब आप बोल रहे होते हैं तो जितना शब्दों की अहमियत होती है उतना ही एक्सप्रेशन की भी अहमियत होती है। समझ गए ना? कभी कभी तो जेस्चर इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर वर्ड्स, ठीक है ना? आपका प्रॉपर टोन ना हो कोई दिक्कत नहीं है सम टाइम, लेकिन आपका जेस्चर अच्छा है, फेशियल एक्सप्रेशन आपका बढ़िया है, एक्सप्रेशन बढ़िया है, तो ठीक है, आपका स्पीकिंग स्किल ठीक चल रहा है। और एक्सप्रेसिंग आइडियाज, थॉट एंड फीलिंग्स। कोशिश करें कि उसके खुद के ऑन
इंटरेस्ट के हिसाब से उसके थॉट्स को और उसके फीलिंग्स को एक्सप्रेस करवाया जाए। बच्चे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स या नोन टॉपिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो कोशिश करें कि जो टॉपिक उनसे बुलवाया जा रहा हो वो उनके सराउंडिंग से संदर्भ में हो, उनके रियल लाइफ से संबंधित हो। वो टॉपिक जिसके ऊपर दे कैन स्पीक, दे हैव आइडिया, दे हैव अ थॉट, और वो उसको एक्सप्रेस कर सके। ऐसे कोई चीज़ें ना दे दे जो उनके आसपास में है नहीं, तो दे विल नॉट बी एबल टू स्पीक अ लॉट। तो बीइंग अ टीचर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि हम उनको ऐसे टॉपिक्स दें जो रियल लाइफ से टच में हो, ठीक है ना। ये आपका एम्स ऑफ टीचिंग स्पीकिंग है। अगला है रीज़न ऑफ बैड प्रोनाउंसिएशन। हमारे देश में या किसी और देश में जहाँ प्रथम भाषा इंग्लिश नहीं है, वहाँ लर्निंग लैंग्वेज इंग्लिश है, तो वहाँ पर प्रोनाउंसिएशन खास करके ख़राब है। तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? देखिए हमारे पास इतने सारे रीजंस हैं, तो आपको इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजंस के ऊपर काम करना होगा, समझ गए ना। सबसे पहला लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूटिंग साउंड फ्रॉम मदर टंग, मातृभाषा का असर आ जाना, जिसको हम लोग अपनी जुबान में MTI भी कहते हैं, मदर टंग इन्फ्लुएंस कहते हैं। तो यदि कोई गांव से आता है, किसी दूसरे जगह से आता है, कोई गांव से आता है, तो उसके अंतर्गत वो जो प्रोनाउंसिएशन की जो शैली होती है वो गांव की भाषा से जुड़ी हुई रहती है, इसीलिए शायद प्रोनाउंसिएशन ख़राब हो जाता है। स्पेशली यदि हम गांव से कोई आते हैं तो उनसे बात करते तो उतना बेहतर उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा जितना कि शहर के लोग हैं। तो एक आता है, एक छवि सी आ जाती है, एक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है उसकी प्रोनाउंसिएशन का, इसलिए भी प्रोनाउंसिएशन खराब होते हैं, ये एक रीज़न है। दूसरा है लैक ऑफ नॉलेज ऑफ फोनेटिक्स। होता है, हो सकता है कि उस स्पीकर जो है उसके पास प्रॉपर वोबल्स और कॉन्सोनेंट्स की जानकारी ना हो या बताया नहीं गया हो सकता है उसको स श के बीच में फ़र्क हो, ब और व के बीच में फ़र्क में दिक्कत हो रहा हो, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है बैड प्रोनाउंसिएशन के। दूसरा नेक्स्ट में है मदर टंग स्पीच हैबिट, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि यदि स्टूडेंट्स का प्रोनाउंसिएशन स्किल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बेहतर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, क्या रीज़न है? तो रीज़न क्या है? मातृभाषा का ज़्यादा इस्तेमाल होना। इसीलिए जो ट्रांसलेशन मेथड होता है वो बहुत बेहतर मेथड नहीं होता है, इसलिए हम लोगों ने बोला था कि डायरेक्ट मेथड बेहतर होना चाहिए, कम्युनिकेटिव मेथड होना चाहिए जब हम लैंग्वेज को सिखा रहे हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है, मदर टंग स्पीच हैबिट। मातृभाषा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने पर प्रोनाउंसिएशन पे असर होना है, ये सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरा लैक ऑफ स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये सेकेंड इंपॉर्टेंट है, ये भी है लेकिन ये सेकेंड इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को बोलने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है। तो कोशिश करेंगे कि आपको वेरियस काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल किया जाए क्लासरूम के अंतर्गत, जहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले बोलने का। देखिए रीज़न्स तो ये भी हैं, लेकिन ये सब सॉलिड रीज़न नहीं है, सॉलिड रीज़न यही दोनों है, मदर टंग स्पीच हैबिट सबसे। यदि इन दोनों को भी चयन करना हो मोस्ट एप्रोप्रिएट, तो पहला वाला, ये तीसरे नंबर वाला मदर टंग स्पीच हैबिट, और ये नहीं है तो आप लैक ऑफ स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज़ पे टिक कर सकते हैं, समझ गए ना। वो भी आपको पता है कि हम लोगों को मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर्स लगाने होते हैं। अगला और भी रीजंस हो सकते हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड, बच्चों के फिजिकल डिसेबिलिटी, कोई तुतला रहा हो, कोई हौकला रहा, देखिए ये नेचुरल है, लेकिन ये भी एक प्रोनाउंसिएशन खराब होने का एक कारण बनता है और बन सकता है। डर्थ ऑफ बुक्स ऑफ फोनेटिक्स, बहुत, डर्थ का मतलब कमी होता है, बहुत सारे लोग क्या, लगभग स्टूडेंट्स के पास फोनेटिक्स के नाम पर कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है। इंस्टीट्यूशंस में यदि उन्हें कुछ पढ़ा दिया जाता है तो वो सिर्फ वही चीज़ें उनके पास इंफॉर्मेशन के तौर पर हो सकती है। ये भी एक रीज़न है कि लोगों के पास फोनेटिक्स से संबंधित मटेरियल अवेलेबल नहीं है जिसको वो पढ़ सके। अगला पॉइंट में नो फर्म रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेशन भी नहीं है, फॉर्मेट भी नहीं है। अब अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन अलग है, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन अलग है, इंडियन प्रोनाउंसिएशन अलग है, तो इस कारण से
कई बार ऐसा हो जाता है कि एक एक वर्ड के दो दो उच्चारण होते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न बन जाता है। इस कारण से वो अभी जैसे कोई शेड्यूल कह रहा है, कोई स्केड्यूल कह रहा है, कोई ग्रेजुएशन बोल रहा है, कोई ग्रेजुएशन बोल रहा है, बोथ आर गुड। ऐसा नहीं है कि जो स्केड्यूल बोल रहा है वो सही है, शेड्यूल कहने वाला गलत है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बोथ आर करेक्ट, वो अपने अपने तरीके हैं। तो ये फर्म रूल्स ना होने के कारण भी प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है। तो ये सारे रीज़न है, लेकिन दो रीज़न आप खास करके याद रखेंगे, मैंने बता दिया, मदर टंग स्पीच हैबिट और लैक ऑफ स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, लैक ऑफ स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी। आगे चलते हैं हम लोग। सजेशन टू इम्प्रूव स्पीकिंग, यदि आपको सजेशन दिया जा रहा है कि आप इनके ऊपर काम कीजिए, आपका स्पीकिंग स्किल्स ठीक हो जाएगा। पहला क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लैंग्वेज गेम्स एंड एक्टिविटी। लैंग्वेज गेम्स और एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, ये ऑप्शन का हिस्सा हो जाएगा जब सवाल आएगा तब, कि क्या ऐसे इंप्रूव करना है, तो लैंग्वेज गेम्स के ज़रिए और एक्टिविटीज़ के ज़रिए, ठीक है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है। ओरल ट्रेनिंग, कोशिश करें क्लास में, लैंग्वेज गेम्स तो है ही, लेकिन ज़्यादातर एक्टिविटीज़ गेम्स जो है वो ओरल करवाएं। कोई भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, लिखने की जगह पर उसको बुलवाइए, ज़्यादा बेहतर होगा, उससे स्पीकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है। यूज़ अप एप्रोप्रिएट ऑडियो विजुअल एड, थोड़ा सा लैंग्वेज लैब का भी इस्तेमाल करना चाहिए, इससे स्पीकिंग सुधर सकती है। आप ऑडियो सुनवा सकते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करवा सकते हैं, ये सब करवा सकते हैं। रोल प्ले करवाइए, रोल प्ले जिसमें रियल लाइफ टॉपिक्स ज़्यादा होने चाहिए। बहुत रोल प्ले का मतलब सुनना और बोलना है, यानी टॉपिक के ऊपर रोल प्ले करना। क्वेश्चन आंसर्स करवा सकते हैं, वो भी ओरली करवाएं, ज़्यादा बेहतर है। और यूजिंग लैंग्वेज, कोशिश करनी चाहिए जो लैंग्वेज सीख रहा है बालक वो लैंग्वेज इस्तेमाल करे, उसका इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। तो ये सजेशन है आपके इम्प्रूव करने के। आगे आते हैं हम लोग, मेथड ऑफ इम्प्रूविंग प्रोनाउंसिएशन। देखिए ज़रा गौर करके देखिएगा, 3 तरीके से उच्चारण को सुधारा जा सकता है, इमिटेशन मेथड, फोनेटिकल मेथड और सब्सिडरी मेथड। अब है इमिटेशन मेथड का मतलब क्या होता है, जब हम किसी को सुन के कॉपी करते हैं। उच्चारण को बेहतर करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही होता है, इमिटेशन, सुनना। जितना ज़्यादा लिसनिंग की होगी उतनी ही बेहतर प्रोनाउंसिएशन होगी, बशर्ते टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि जिसे सुना जा रहा हो वो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन का प्रयोग कर रहा हो। यदि सामने वाला एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन को डिफाइन कर रहा है, टीचर बता रहा है या बोल रहा है, तो वहाँ पर बच्चों का सबसे बढ़िया इमिटेशन से ही प्रोनाउंसिएशन सुधरता है। तो इमिटेशन का मतलब है किसी को सुन के कॉपी करना, समझ गए ना, बढ़िया होता है। दूसरा होता है फोनेटिकल मेथड। फोनेटिकल मेथड का मतलब है विद द हेल्प ऑफ वॉबल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के इन्फॉर्मेशन। फोनेटिक्स की एक अलग से क्लास चलेगी, आप देखेंगे। फिलहाल तो ये है कि फोनेटिकल मेथड का मतलब क्या है, ये मैकेनिकल है, लिखित रूप से प्रोनाउंसिएशन को सिखाना, वॉबल्स की जानकारी प्रदान करना, मोनोथोंग की जानकारी प्राप्त करवाना, डिफथोंग की, ट्रिपथोंग की, लॉन्ग वॉबल, शॉर्ट वॉबल, इन सब का इंफॉर्मेशन है। लिखित रूप से प्रोनाउंसिएशन को बेहतर करने की कोशिश करना, जो कि अपने आप में मैकेनिकल है और ये डल है, क्योंकि आप हर वर्ड्स को फोनेटिकली डिफाइन करके स्टूडेंट्स को नहीं सिखा सकते हैं। लेकिन ये सिखाया जाता है, थोड़ा अर्ली स्टेज के बाद इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन ये भी एक तरीका है, लेकिन उतना बेहतर नहीं है जितना कि इमिटेशन मेथड होता है, ठीक है ना। आगे आते हैं हम लोग, एक है सब्सिडरी मेथड। सब्सिडरी मेथड में कैसे भाई, सब्सिडरी मेथड में क्या होता है भाई, आप एक सिंगिंग सॉन्ग्स गा रहे हैं, पोएम को बोल रहे हैं, लाउड स्पीकिंग कर रहे हैं, डायलॉग्स के ज़रिए, ड्रामाटाइजेशंस के ज़रिए जब आप प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपका सब्सिडरी है। ये 1 और 3 थोड़ा एक आपस में मिलता जुलता है, तो आप याद रखेंगे कि सब्सिडरी
मेथड जो है जिसके अंतर्गत इमिटेशन का ही फॉर्मेट होता है, लेकिन ये इमिटेशन ये है कि ये कहीं भी हो सकता है। इमिटेशन तो इनसाइड द क्लासरूम भी हो सकता है, आउटसाइड द क्लास भी हो सकता है, लेकिन जो सब्सिडरी है वो स्पेशली किया जाता है, जिसमें गाना सुनना होता है, पोएम को दोहराना होता है, लाउड स्पीकिंग करना होता है, डायलॉग्स करना होता है और ड्रामेटाइजेशंस करना होता है, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान में रखना है। और आखिरी बात ये याद रखना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड डज नॉट एग्जिस्ट। सब्स्टिट्यूशन नाम का कोई मेथड नहीं होता है, इस बात को आप पूर्ण रूप से जान लीजिएगा। एक बार एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जा चुकी है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोनाउंसिएशन सुधारने का तरीका नहीं है, तो जो आंसर था वो सब्स्टिट्यूशन कोई मेथड नहीं होता, यानी आप सब्स्टिट्यूट यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की जो वीडियोस में हम लोगों ने देखा है वो देखा है लिसनिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स के बारे में। अब हम अगली वीडियो में क्या करेंगे, लिसनिंग और स्पीकिंग से संबंधित जितने भी सीटेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप लगातार हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, उसे फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें और एक एक चीज़ को आप देखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।